नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए और फिर एक फैसले ने यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अगर सभी आरोपी निर्दोष तो दोषी कौन। आखिर मालेगांव विस्फोट की साजिश रची किसने थी? 6 लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार? 2008 में हुए इस ब्लास्ट के 17 साल बाद फैसला आया, लेकिन इंसाफ अधूरा रह गया, न्याय अधूरा रह गया। हिंदू संगठन के लोगों में आज जश्न का माहौल है। उनका कहना है भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज कोर्ट के इस फैसले पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है एनआईए की जांच को प्रभावित किया गया है। विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा मालेगांव वन विस्फोट में सभी आरोपियों को छोड़े जाने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। आज का निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए पूरे हिंदू समाज, हिंदू संगठन, उससे जुड़े नेताओं को कैसे अपराधी बनाकर भगवा आतंकवाद का नारा गढ़ के उनको आरोपित करके अपने राजनीतिक हित साधने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस का यह पाप अंततोगत्वा कांग्रेस को ही गर्त में ले गया और आगे और गर्त में ले जाएगा। मैं माननीय न्यायालय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम पर झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता और इसी की सजा तुमको आज मिल रही है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे। इन्होंने केवल हिंदू समाज नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया में अपमानित किया है। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई। तो 17 साल के बाद आज मालेगांव विस्फोट पर फैसला आना था। एनआईए की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले ने कहीं ना कहीं अभी भी कई प्रश्न चिन्ह जो हैं वो खड़े किए हैं। जांच एजेंसियों पर सवालात एक बार फिर खड़े हो गए हैं। सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि घटनास्थल पर बाइक किसने पार्क की थी इसका कोई सबूत नहीं है, पत्थरबाजी किसने की इसका कोई सबूत नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। मामले में 7 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई थी। 95 से अधिक
घायल बताए गए थे। आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई थी। एनआईए की विशेष अदालत इस मामले में सुनवाई की, जहां पर सभी दोषियों को बरी कर दिया गया। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि अगर सभी निर्दोष, तो फिर इस ब्लास्ट का दोषी कौन? इससे पहले मुंबई लोकल ब्लास्ट के सभी आरोपी भी बरी कर दिए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा, जिसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक जरूर लगा दी कोर्ट के फैसले पर। लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां अब सवालों के घेरे में आ रही हैं। वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एनआईए जैसी जांच एजेंसियों को सरकार ने प्रभावित करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। उस बयान पर भी सियासी तकरार कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। पहले वो बयान सुनिए। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। तो बीते कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान मुंबई ब्लास्ट की घटना का जिक्र किया था, दिग्विजय सिंह को घेरा था और उन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। बताते चले, इससे पहले दिग्विजय सिंह का आप बयान सुन रहे थे, जहां वो ये कहते नजर आए, साफ तौर पर अपने बीते बयान से पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो सकता। लेकिन दिग्विजय सिंह इससे पहले ये बयान देते नजर आए थे मालेगांव ब्लास्ट के बारे में लगातार कि ये हिंदू आतंकवाद और संघ आतंकवाद का जो है, संघीय आतंकवाद का प्रतीक है। लेकिन विशेष अदालत में आज सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसके बाद सियासत गरमाई हुई है, पक्ष विपक्ष में संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा। 17 साल तक जिस इंसाफ की बांट जो हो रहे थे मुंबई मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित, उनके लिए कहीं ना कहीं आज जख्मों पर नमक एक बार फिर छिड़का गया है। जहां जांच में खामियां कोर्ट ने स्पष्ट की। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई सबूत नहीं मिल पाया है। अभिनव भारत के फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है या नहीं, इसका कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना किसी साक्ष्य के मजबूत कहानी गढ़ी गई और सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं कोर्ट के ये जो कमेंट्स हैं वो बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं जांच एजेंसियों पर। और आपको अब इस पूरे घटना की टाइमलाइन भी बताते हैं। मालेगांव ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन क्या रही। बताते चले आपको कि 29 सितंबर को 2008 का वो साल था, 29 सितंबर का दिन, जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ और यहाँ ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए, 100 से अधिक घायल बताए गए। एटीएस ने 2008 में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया था। और इस पूरे मामले की, पूरी घटना की जो टाइमलाइन थी वो देखिए। तो मालेगांव ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन, 29 सितंबर 2008 विस्फोट में 6 लोग मारे गए, 100 से अधिक घायल हुए। महाराष्ट्र एटीएस ने अक्टूबर 2008 में इस पूरे मामले की, पूरी घटना की जांच शुरू की। अक्टूबर 2008 में ही एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया।
11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। जनवरी 2009 में यूपीए मक्कू का भी लगाया गया। वहीं जनवरी 2011 में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। मई 2016 एनआईए ने नई चार्जशीट दायर की। इसके बाद मई 2016 में एनआईए ने सबूतों के अभाव का हवाला भी दिया। मई 2016 में एनआईए ने साध्वी और अन्य 6 के खिलाफ मकौका हटाया। अप्रैल 2017 कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी। इसके बाद सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी। अक्टूबर 2018 मुंबई की कोर्ट एनआईए कोर्ट ने आरोप तय किए। सितंबर 2023 अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की। सितंबर 2023 में कई गवाह अपने बयान से पलट गए। अगस्त 2024 में सभी आरोपियों के अंतिम बयान रिकॉर्ड किए गए। 19 अप्रैल 2025 अंतिम बहस पूरी कर ली गई और फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके बाद आज की तारीख यानी 31 जुलाई 2025 जब एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस की ये पूरी टाइमलाइन आपके सामने, किस तरीके से 17 सालों का इंतजार, लेकिन बड़ा सवाल कि पीड़ितों को कब मिलेगा इंसाफ। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की खामियां एक बार फिर सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी जहां ये सवाल खड़े कर रही है कि एनआईए की जांच को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा गढ़ा गया था, उसको एक करारा तमाचा मिला है। ये कहना है हिंदू संगठन के लोगों का, चाहे वीएचपी की बात की जाए, चाहे आरएसएस की बात की जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बड़ा प्रश्न यही है कि इंसाफ कब होगा। फैसला आज आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम पीड़ित मालेगांव ब्लास्ट के इंसाफ की आस में थे, 17 साल का इंतजार उनके लिए अभी और लंबा होने वाला है। बताते चले आपको कि फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि स्वामित्व को लेकर, बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि साध्वी धमाके से 2 साल पहले सन्यासी बन गई और अभियोजन पक्ष धमाके में उनकी साजिश साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप बिना सोचे समझे लगाए गए थे। साथ ही अभिनव भारत, जिसकी चर्चा इस पूरे मामले में लगातार बनी हुई थी, उसके कोई कनेक्शन भी कोर्ट को नहीं मिले। एनआईए की विशेष अदालत ने आज सुनवाई की। 2008 में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, लेकिन चाहे निठारी कांड की बात की जाए, चाहे 7/11 यानी मुंबई लोकल ब्लास्ट की बात की जाए, जिस पर हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। बड़ा सवाल यही है, बड़ा प्रश्न यही है कि सालों का इंतजार उसके बाद भी नहीं मिलता है इंसाफ। ये देश में क्या चल रहा है?
और बड़े सवाल यही है कि सभी आरोपी बरी, तो फिर इस ब्लास्ट की साजिश किसने रची? कोर्ट का फैसला क्या भगवा आतंकवाद पर हथौड़ा है? मालेगांव ब्लास्ट, इसका कब होगा इंसाफ? 17 साल का इंतजार, कब इंसाफ होगा? ये बड़े सवाल हैं। 3 जांच एजेंसियां, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। आखिर किसने इस विस्फोट को अंजाम दिया? मुंबई लोकल से मालेगांव ब्लास्ट तक क्या इंसाफ खतरे में है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ हमारे साथ वीरेंद्र नाथ बिस जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रिटायर्ड जज बीवी नकवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ विवेक कुमार जी वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत बीबी नकवी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। लगातार जो फैसले आ रहे हैं एक के बाद एक, जांच एजेंसियों की कहीं ना कहीं जो खामी है वो उजागर हो रही है। चाहे हम मुंबई लोकल ब्लास्ट की बात करें जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, चाहे आज मालेगांव ब्लास्ट की बात करें, आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि अगर ये सभी आरोपी निर्दोष थे तो फिर दोषी कौन? वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में निठारी केस को लेकर भी जजमेंट आया, वो भी हैरान करने वाला था। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि जो बाल एक्विटल हो गया, खबर आ गई कि मालेगांव के केस के मुलजिम छूट गए। मैं ये बता दूं कि इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो लेट हेमंत करकरे ने किया था, जो ताज वाले मामले में मारे गए, जो एक टेररिस्ट ने मारा या किसी और ने मारा, ये बात भी अभी तय नहीं हुई। तो मक्कुका जो चार्जेस लगे थे इन मुलजिमों पे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और मिस्टर कुलकर्णी, जो भी 6-7 लोग छूटे हैं, इस सरकार ने, जो वह सरकार थी वहाँ की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बल्कि जो चार्जेस थे मक्कुका के वो विड्रॉ कर लिए इन मुलजिमों के। जाहिर है आपको मालूम है कि एक एमपी थी बीजेपी की जिनको टिकट मिला था, और बड़े अफसोस की बात ये थी कि वो मुलजिम थी एक ऐसे आतंकी मामले में, एक मालेगांव के मामले में, उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया था। शी वॉज रिवॉर्डेड। एक मुलजिम को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया था, बाल वो छूट गई। और जो सबसे बड़ी वजह है कि मक्कुका में अगर ये ट्रायल होता तो ये कन्विक्शन में जाता, क्योंकि मक्कुका चार्जेस सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि वो सरकार की पार्टी के लोग थे या सरकार के सपोर्टेड थे। इस वजह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ था मक्कुका के अंदर, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो स्टेट पे नहीं रहता बल्कि मुलजिम पे रहता है कि मुलजिम अपनी इनोसेंस साबित करे। प्रिजम्पशन होता है। अगर मिस्टर पुरोहित के पास एक्सप्लोसिव पकड़ा गया तो मक्कुका में अगर ट्रायल हो रहा होता तो ये प्रिजम्पशन होता और मिस्टर पुरोहित को एक्यूज गिल्ट करके कन्विक्ट किया जाता, गिल्ट मान के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चार्जेस विड्रॉ हो गए तो आईपीसी के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो स्टेट का होता है, तो कोर्ट ने ये अपने फाइंडिंग दी कि स्टेट इसको साबित नहीं कर सकी। स्टेट तो वैसे भी मक्कुका विड्रॉ कर चुकी थी, तो स्टेट क्या साबित करती? जो अब उस दिन मैंने इस केस में कहा था, जो आपका सीरियल ब्लास्ट केस में मौजूद था, सबसे बड़ी खराबी यह है कि हमारी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सरकार के कंट्रोल में काम करती हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन को ढीला नहीं किया गया होता, अगर सरकार जो सीरियस होती, तब ये केस का रिजल्ट और होता। जो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट किया जाए, सरकार के कंट्रोल से, पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर किया जाए, उसमें 8-10 सजेशन हैं, वो अब तक नहीं होंगे। जब तक तो आप ये देखेंगे कि इसी तरह से मुलजिम छूटते रहेंगे और समाज के अंदर अदालतों का विश्वास जवाब ले लेते हैं पंडित राज शर्मा जी से, कम होता रहेगा। जी राज शर्मा जी, सभी आरोपी बरी हो गए हैं, जहां एक तरफ एक पक्ष ऐसा है जो जश्न मनाता नजर आ रहा है, ये कहता नजर आ रहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, इस बात का जश्न मन रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, यही वजह है कि आरोपी बरी हो गए मालेगांव ब्लास्ट केस में। कि कोर्ट का डिसीजन किसी भी नहीं है, ठीक है। और एक और बात कहता हूँ कि जो भी जज डिसीजन देती है, कोर्ट देती है डिसीजन, वो नैतिकता के आधार पे नहीं देती, प्रूफ में देती है। जो विटनेस होते हैं उससे बोलती हुई है। कानून में पट्टी बांधी होती है तो वो लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता। बेसिकली पट्टी का मतलब ये होता है कि आप बोलोगे वही सुनेंगे।
हम देख के डिसीजन नहीं देंगे किसी को। जज साहब बैठे, मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताएंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, किसी को कोई दुख नहीं हो, किसी को कोई खुशी नहीं। आपका हुआ जो मुलजिम थे, जैसे अभी जज साहब ने कहा कि मुलजिम होते हुए शायद अगर मैं मुलजिम हूँ तो शायद मुझे मेरी पार्टी टिकट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्योंकि धर्म के नाम पे चढ़ना है। मैं उस पर भी नहीं जाता क्यों दिया, कैसे दिया, लेकिन बस इतने पे जाऊंगा कि ये कोई हमारा हर वक्त डिबेट का मैटर नहीं होना चाहिए। और भी देश में समस्याएं हमारे पास, और भी देश में समस्याएं बाद है। उत्तर प्रदेश की करिए ना, यहाँ पे शराब की दुकानें, अब शराब घर घर पे मिले करेगी, शिक्षा दूर की मिला बात करेंगे, करेगी। लेकिन पहले इस समस्या पर भी गौर फरमा लेते हैं, जहां पर सालों का इंतजार होता है, 17 साल का, 20 साल का इंतजार होता है, 19 साल का इंतजार होता है, उसके बाद आरोपी बरी कर दिए जाते हैं, बरी हो जाते हैं। ये कहना ज्यादा उचित होगा क्योंकि सबूतों का अभाव होता है। सबूत पेश करना किसकी जिम्मेदारी? आदित्य, पहले मेरी बात सुनो। आप कभी नहीं, आपके जानने वाले नहीं, आपके चैनल के लोग कोई जेल के अंदर नहीं गया देखने, ठीक है ना? मेरे जानने वाले जेल विजिटर रहे, हम जाते थे। मैं आपको ऐसे लोग बता दूंगा जिन्होंने मर्डर नहीं किया। ठीक है राज शर्मा जी, लेकिन मेरा प्रश्न तो यही है ना कि 17 साल तक कोई व्यक्ति जो बेकसूर है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसके 17 साल के बाद, 19 साल के बाद, 20 साल के बाद, और खुद साध्वी प्रज्ञा की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उनको जेल में टॉर्चर किया गया था, ये भी खबरें सब जानते हैं। वो तस्वीरें भी हमारे सामने, वो तस्वीरें भी हमने देखी, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या ये फैक्ट मान लिया जाए कि जिसकी सरकार होती है उसका दबदबा होता है, उसके हाथ में जांच एजेंसियां जो है वो काम करती हैं उसके इशारों पर? तो मुझे तो लगता तब तो इन पे केस चल रहा था, तो 2014 से तो भारतीय जनता पार्टी थी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी किसी भी तरह हो और इनको सजा हो जाए। सजा ये थे ना, भारतीय जनता पार्टी थी ना। आप बताइए कौन था सरकार केंद्र में? भाई 2014 के बाद तो हुआ ना। आज 2014 और आज 14 से लगे 10 साल तो यही हो गए भाई। 7 साल पहले हुआ ना। तो कांग्रेस ठीक है, वीरेंद्र भट्ट जी जवाब दे दीजिए इस बात का, बीजेपी की सरकार ने क्या किया? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये प्रश्न लगा रही है कि कहीं ना कहीं जांच को जो है तो बीजेपी सरकार, ठीक है, गुमराह करने की कोशिश की गई। माफ कीजिएगा विकास पांडे जी, प्रश्न आपसे है मेरा। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विकास पांडे जी, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आदित्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हल्की आ रही, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देने से आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। देखिए, जिस तरीके से मालेगांव केस के ऊपर आज अदालत का फैसला आया, मुझे लगता है कि कोर्ट के फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का अधिकार, आप इस केस को अगर शुरुआत से देखेंगे, डे वन से देखेंगे, ताबड़तोड़ एक नैरेटिव सेट करके, आप समझिए कि एक हफ्ता भी नहीं बीतता है, 15 दिन के अंदर अंदर आप समझिए कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और एक और शख्स, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनको तत्काल अरेस्ट किया जाता है। और आप स्थिति देखिए, एटीएस उनको अरेस्ट करती है और एटीएस के अरेस्ट करने के बाद आप उनके साथ होता क्या है, कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट फाइल करके कर्नल पुरोहित कहते हैं कि एटीएस ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि शायद किसी गैंगस्टर को भी इतना टॉर्चर नहीं किया गया। मुझे जूतों से मारा, 6 कांस्टेबल मुझे मार रहे थे, बदल बदल कर मुझे मार रहे थे और मेरे से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप संघ के टॉप लीडरशिप का नाम लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए। ये बात बाकायदा उन्होंने अपने बयान में कही। और एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा, 32 लोग इसमें गवाही देने के लिए उपस्थित हुए और 32 कोर्ट में एफिडेविट है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ,
राज शर्मा जी, मैं कोर्ट में आप मत चिल्लाइए, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, वो कागज दिखाइए, मैंने नहीं करा। मौका दूंगी आपको, ठीक है राज शर्मा जी, और भी अतिथि है, उन्हें भी चर्चा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। आप प्रूफ करिए, नहीं करा वो कागज, आप दिखाइए कि नहीं। ये कौन सा तरीका होता है आपका डिबेट करने का? अरे आप मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रूफ करिए, आप प्रूफ करिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप हमेशा डिबेट ऐसे ही करते हो। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं विवेक जी से जवाब ले लेती हूँ इस बात का। राज शर्मा जी, विकास जी, ठीक है विवेक कुमार जी, बोलने देना नहीं चाहते। ठीक है विकास पांडे जी, लौटूंगी आपके पास, ठीक है। पक्ष विपक्ष से ज्यादा जरूरी आज इस बात पर चर्चा करना है, इस बात पर चर्चा ज्यादा जरूरी है विकास पांडे जी कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। सालों का इंतजार लोग करते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाएगा। विवेक कुमार जी, हमने नहीं उठाए थे, ठीक है। राज शर्मा जी, ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट भी मौजूद है विवेक कुमार जी, उनसे जानकारी ले लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, ठीक है। आप प्रूफ करिए, मैं कह रहा हूँ ये मेरा बयान है। आप लोग चाहते थे प्रज्ञा जी को सजा हो जाए, ये तो धन्य। ठीक है, मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वॉल्यूम डाउन कर दिया जाए। राज शर्मा जी, विकास जी का, ठीक है। देखिए, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और हमारे रिटायर्ड जज साहब हैं, तो उनको सभी को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं पूरे मन से चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है, देखिए भारत में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और कहीं ना कहीं पुलिसिंग की अकाउंटेबिलिटी को बहुत जल्दी जस्टिफाई कर दिया जाए, और उसके साथ जो पुलिसिंग के लिए, चाहे रिफॉर्मेशन के लिए जो 8 कमेटियां बनी पुलिसिंग के ऊपर, चाहे जुडिशियल रिफॉर्मेशन की जो कमेटियां लगातार सुझाव देती आई हैं, उन पे काम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सालों साल एक केस की पेंडेंसी सालों साल चलती है, और जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उस पर हमारी जुडिशियल कैपेबिलिटी या जुडिशियल कैपेसिटी के जो लोग बैठे हैं वो कभी बात नहीं करना चाहते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति अगर सालों साल जेल में रहता है तो उस समय उसके जो वो साल बर्बाद हुए, जो उसका जीवन बर्बाद होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं की जाती है। जो सबसे बड़ा कारण है कि भारत में न्याय व्यवस्था एक मजाक बन के रह गई है, लोगों का विश्वास भारत की न्याय व्यवस्था से उठ रहा है। एक बात पे आते हैं, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इस केस में कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर दबाव रहता है राजनीतिक दलों का, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का दायित्व तो होता है कि वो सबूत के साथ, चार्जशीट के साथ सबूतों को पेश करे, जिसके बेस पे न्यायपालिका आगे बढ़ती है। और उसके बाद एविडेंशियल फैक्ट्स आते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, कोई नया एविडेंस आए तो उसको भी आप ला सकते हैं कहीं ना कहीं उस पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पूरे केस को आप एनालिसिस करिए तो ये पूरा केस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से बाहर होकर के केवल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव से सेट हो जाता है। और जब ऐसे मामलों में राजनीतिक दल इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, तो यकीन मानिए वहां पे जस्टिस पहले ही जस्टिस का गला घोट दिया जाता है। वहां पे फिर तय ये किया जाता है कि अब किस समय और कब मोहरा बना करके अपनी राजनीति का स्वांग देश के सामने रखना है। हमारे देश की जनता, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जनता के ऊपर से, सामने से इस जुडिशरी का भरोसा दिन पे दिन कमजोर करने वाले हमारे कुछ वकील भी हैं, जो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पैसे दे करके ऑर्डर जजमेंट खरीदा है। जब वो ये स्टेटमेंट देते हैं, उसी समय अकाउंटेबिलिटी या उसी समय उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे जैसे बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग या इंटेलेक्चुअल लोग या समाज के अग्रज जो नेतृत्व करते हैं या जिन पर जनता बहुत भरोसा करती है, जब वो ऐसे मुद्दों पर मौन रहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल के गुडबुक में आने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्लाइज पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और यही रीजन है कि जुडिशियल सिस्टम ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। जिसकी सरकार रहेगी उसका दबदबा देखने को मिल जाता है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगते आए, आज तमाम लीडर्स ऐसे भी हैं, वीएचपी की अगर बात करें, एक जनरल बात मैं आपको उदाहरण दे दूं, ज्वलंत उदाहरण कि राहुल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी किया था हिंदू आतंकवाद का। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी कुछ मामले में कुछ लोगों को जमानत दी, और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का ये यहाँ पे स्टेटमेंट था, इनफैक्ट ये प्रयागराज हाईकोर्ट भी कह चुका है कि स्टेट पैरवी करने में नाकारा साबित हो रहा है। मतलब स्टेट को जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, स्टेट को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑब्लाइज्ड लोग हैं, वो नारे भंडारे वाले आ रहे हैं, नियुक्त किए जा रहे हैं। और ये रीजन है कि स्टेट की पैरवी दिन पे दिन, स्टेट को जो
लीगल जुडिशियल एक्टिवनेस होनी चाहिए स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन में, वो कहीं ना कहीं दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। अपराधी छूट रहे हैं और निर्दोष कहीं ना कहीं जेल जा रहे हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत उल्टे हो चुके हैं। पहले कहा जाता था कि एक निर्दोष जेल ना जाए, भले 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन अब यह है कई निर्दोषों को जेल भेज दो लेकिन गुनहगारों को सत्तासीन कर दो। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, क्या कहेंगे इस पर, इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से 2008 में मालेगांव ब्लास्ट होता है, इसके बाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो सियासत है वो भी गर्माती नजर आई। साध्वी प्रज्ञा के जब अरेस्ट हुआ उसके बाद ही से लगातार एक तरफ एक पक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस के द्वारा हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, कांग्रेस को एक करारा तमाचा आज मिला है। वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता नजर आ रहा है कि एनआईए की जांच को प्रभावित करने का काम किया गया है। मामले का जो कानूनी पहलू है उसकी आपने बहुत व्यापक चर्चा कर ली है, लेकिन इस मामले में मामला केवल कानूनी नहीं है। ये मामला जो है अब जुड़ गया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे शिंदे साहब, आज का उनका बयान चल रहा है, कांग्रेस द्वारा बहुत ही संगठित तरीके से ये प्रयास किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आतंकवाद को फैला रही है। और बाकायदा कांग्रेस के गृह मंत्री बाद में हुए थे पी चिदम्बरम, ये उनका बयान था सेफ्रॉन टेरर। विवाद यहां से शुरू हुआ है और इसका जो कानूनी पहलू है वो नकवी साहब बता चुके हैं कि मकोका है कि यूएपीए है, या वकील साहब ने बताया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, और प्रोसिक्यूशन का पक्ष कमजोर था, ये वगैरह वगैरह। असली विवाद है मालेगांव में जो इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया गया। और उसी साल 2008 में 26/11 को मुंबई में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो हमला हुआ उसमें 167 लोगों की मौत हुई और कसाब को उसमें बाद में फांसी दी गई। और उस समय के तत्कालीन बॉम्बे पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर या डिप्टी पुलिस कमिश्नर हेमंत करकरे की उसमें मौत हुई। और बाद में उस समय कांग्रेस की सरकार द्वारा ये कहानी गढ़ी गई कि हेमंत करकरे की हत्या हिंदू आतंकवाद के लोगों ने की है। विवाद यहां से शुरू हुआ है और 2026/11 की घटना के 2 दिन के अंदर एक किताब छपती है कि ताज होटल पे हमले के पीछे आरएसएस है। अब ये कैसे हो गया कि 2 दिन में किताब छप गई? और उस किताब के विमोचन करने वाले मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और एक उर्दू अखबार के संपादक ने वो किताब लिखी थी। आरएसएस ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। बाद में उन संपादक जी ने कोर्ट में माफी मांगी और उस समय बॉम्बे पुलिस के एक बड़े अफसर थे एसएम मुनीर साहब या एसएम उस्मान उनका नाम था, उन्होंने भी किताब लिखी है। तो आप अगर दोनों को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बकायदा उस समय भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के आरोप में फंसाने के लिए बकायदा एक षड्यंत्र रचा गया था। और ये भी कहा गया था कि 26/11 की जो घटना, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, लेकिन आज उन्हीं दिग्विजय सिंह जी का बयान जो है वो चर्चा में है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, धर्म शब्द का प्रयोग गलत है। धर्म अलग है, मजहब अलग है। आप धर्म और मजहब को एक ना करें। सनातन धर्म है, इस्लाम मजहब है, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों एक ना बताएं आप। धर्म और मजहब अलग अलग है। ये मत कहिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का मजहब होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। तो दोनों को ये दोनों शब्दों को आप कंफ्यूज ना करें। तो ये जो मालेगांव की घटना है और जो 26/11 की घटना ताज होटल मुंबई की है, जो मामला आज भी चल रहा है, और तहव्वुर राणा को आपको मालूम है अभी 2 महीने पहले उसको अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट किया गया है और उससे जो है पूछताछ चल रही है, उस पर ट्रायल चलेगा। डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाना शेष है और भारत ने यूएनओ को, पाकिस्तान को बाकायदा पूरे डॉसियर दिए हुए हैं कि कैसे जो है अब्दुल रहमान लखवी जो उस केस में इन्वॉल्व था वो पाकिस्तान में आज भी रह रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बहुत बड़ा मामला है। और मालेगांव का जो मामला है
उसमें जो है ब्लास्ट हुआ एक मस्जिद में, और उसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम आया, और कर्नल पुरोहित का नाम आया। और कर्नल पुरोहित उस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात थे जम्मू कश्मीर में। वो पाकिस्तान की आईएसआई के प्लॉट के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। उनको भी बुरी तरीके से यातनाएं दी गई हैं जेल में। और आर्मी के अधिकारियों ने मेरी बात सुनिए, आर्मी के अधिकारियों ने एनआईए कोर्ट में कहा है कि हमको 17 साल उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर भी झेला, ये अलग बात है, लेकिन आखिर वो ब्लास्ट किसने कराया, ब्लास्ट हुआ कैसे, उसका जिम्मेदार कौन, ये तमाम सवालों का जवाब कैसे मिल पाएगा? राज शर्मा जी, ये बात पता करना काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, ये ट्रायल के दौरान कोर्ट का काम है। ये काम यहाँ पे पैनलिस्ट नहीं कर सकते इस काम को कि उसके कौन दोषी था। ये काम ठीक है। राज शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नकवी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये बात कही जा रही है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जब एक्सट्रीमिज्म होता है, किसी भी जो धर्मांता कहते हैं हम जिसको, जो धर्म में लोग पागल हो जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि धर्म का बहुत बड़ा रोल है आतंकवाद में, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। ये कहना कि मजहब और धर्म एक ही बात है, उर्दू में मजहब कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो, ये आप बेवजह अरे फजूल बात कर रहे हैं आप। मजहब और क्या कहते हैं भाई? धर्म और मजहब एक ही चीज है, फेथ है, एक फेथ है भाई, एक फेथ है। नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा। ठीक है, आपकी ओपिनियन हो सकती है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद बढ़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे चीज़ें खराब हो रही हैं। मैंने ये कहा, सिर्फ इतना कहा, वैसे जज मैं ये कह रहा हूँ, पूर्व जज जो मैं कानून जानता हूँ, कि अगर मकोका के चार्जेस नहीं हटाए गए होते 2016 में सरकार से, तो ये केस कन्विक्शन में जाता। जहाँ तक ये बात है कि कांग्रेस के लीडर क्या कहा, शहीद हेमंत करकरे ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काफ़ी हद तक बिलीवेबल है, जो भी किया उन्होंने। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस केस में मुलजिम नहीं, इससे पहले भी वो एक बीजेपी लीडर के पर अटैक कर चुकी थी चाकू से, किसी तरह से, वो उसमें मुलजिम नहीं है। ऐसा नहीं, उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये फेथ की बात है। वो छोड़ गए, अब जाहिर कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो हम कैसे कमेंट करें? उसको अपीलेट कोर्ट में जाना होगा अगर कोई जाएगा। जी, क्या ये पॉसिबिलिटी होती है, जैसा कि बोला जा रहा है कि मकोका हटा दिया गया, लगा दिया गया, क्या मकोका, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये दावा रहा है, हिंदू संगठनों का दावा रहा है कि जानबूझ के कांग्रेस ने मकोका लगवाया, क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी पर फर्जी तरीके से मकोका जो है वो लग जाए? मकोका जो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, ज्वाइंट सरकार, ये मकोका उन्होंने बनाया था। ये उन्होंने फ्रेम किए थे लॉज के। बम्बई के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे थे, स्मगलिंग के केसेस हो रहे थे, मर्डर्स हो रहे थे, किराए पे लोग मर्डर कर रहे थे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था। अब इत्तेफाक ये है कि उस एक्ट का एप्लीकेशन इस मालेगांव केस में हुआ। मैं आपको बताता चलूँ, समझौता एक्सप्रेस में असीमानंद जी ने कन्फेशन कर लिया कि साहब हमने समझौता एक्सप्रेस में बम जो है प्लांट किए थे और हमें अफसोस है, रिपेंट किया था। मैं तारीफ करूंगा असीमानंद जी की कि उन्होंने मुलजिम बन के कन्फेशन किया कोर्ट में और बात को रिपेंटेंस की कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, धर्म जो है, एक अच्छी किताब लिखी गई है कुछ दिनों पहले, गॉड इज नॉट ग्रेट। उसमें वही लिखता है राइटर कि रिलीजन इज पॉइजन फॉर मैन। हम बचपन में सुनते आए थे कि धर्म या मज़हब जो भी कुछ है वो शहद की तरह होता है जिससे इंसान ह्यूमिलिटी पैदा होती है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो शहद सड़ गया है, अब उसके अंदर जो है वो जहर बन गया है। वो कोई भी मतलब, वो मैं ही कहूँगा आपके चैनल से कि लोगों को अपने अंदर धार्मिक उन्माद से बचना चाहिए। धर्म जरूर फॉलो करना चाहिए, कोई भी धर्म जो उसको फॉलो कर रहा है, वो कोई भी मज़हब फॉलो कर रहा है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी का अगर वो एसेंस डालेगा, अगर वो इंसानों को इंसान समझेगा, वो धर्म की बुनियाद पर सेग्रीगेट नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ हमें एक अच्छा जो समाज पैदा करेंगे। और हमारी यहाँ जो फिलॉसफी है धर्म की या मजहब की, जो भी चीज़ है, हर धर्म के अंदर खास बात है। हिंदुइज्म का मैसेज टॉलरेंस का, इस्लाम का इक्वलिटी का, क्रिश्चियनिटी का ह्यूमैनिटी का, और हमारे सिखिज्म का चैरिटी का जो मैसेज है, ये चीज़ है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का है। विकास पांडे जी, बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यसभा में यह कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और आज जो कोर्ट का डिसीजन आया है उससे जोड़ भी रहे हैं राजनीतिक दल उस बयान को गृह मंत्री अमित शाह के।
देखिए, जोड़ने के लिए जोड़ सकते हैं आप, लेकिन तमाम सी चीजें थी। देखिए 9 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 9 साल उन्होंने जेल में काटे, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे सुधाकर हो। 9 साल लगभग जेल में उन्होंने काटे। 9 साल के बाद उन्हें जेल से जमानत मिली। एक लंबा पीरियड होता है। और सबसे बड़ी चीज समझिए आप, 2008 में ये वाकया होता है। 8 से लेकर 14 तक लगभग 6 साल इन्वेस्टिगेशन चली। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन चली। और उसके बाद समझिए जब कोर्ट ने अभी ये डिसीजन दिया, तो कोर्ट ने भी ये अरे तो 2014 में जमानत दिलवा देते, 2014 मई में जमानत दिला देते यार। बोल लीजिए, हिंदू के नाम पे आए थे। बोल लीजिए, मैं तो आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। बोल लीजिए भाई, आप ये बता दो ना। बोल लीजिए, 2014 को आप आ गए थे। इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी ने कसाब को भी नहीं मारा था। कसाब का कलावा देख करके आपके भी मन में आरएसएस जाग गया था। आपसे भी ये कहा गया था 26/11 हमले के बाद कसाब का कलावा देख करके अगर वो जिंदा ना पकड़ा जाता कसाब, तो आपने आरएसएस का नाम लिया था कांग्रेस पार्टी ने। आपको मालूम है जख्म आपके हरे हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से आपने बहुत जल्दी में थे, बड़ी जल्दी में थे, और बहुत जल्दी में आकर के आपने इन्वेस्टिगेट। अपीजमेंट की स्पेलिंग पूछूं तो लिख नहीं सकते हो। अरे मेरे भाई, राज जी अंडरस्टैंड, बेकार की बातें करते हो। ये टीका लगा लिया, नकली सनातन दिखा रहे हो, व्रत रखा। मुझे मालूम है असली सनातन आपके अंदर है। मुझे मालूम है असली सनातन आपके अंदर है। राज शर्मा जी आज कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। नहीं, राज शर्मा जी आज कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए, कमेंट करते हुए कहा है कि केवल शक के आधार पर कार्रवाई की गई। पूरे मामले में आतंकी गतिविधियों के लिए अभिनव भारत के फंड का इस्तेमाल करने का कोई सबूत नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता है? शक के आधार पर कार्रवाई की गई थी क्या एटीएस के द्वारा? देखिए एटीएस, एक और मेरी बात सुनिए। 2008 में हुआ, 14 में इनकी सरकार आ गई, 10 साल हो गए। इन्होंने क्या करा? और मैं आज फिर बार बार कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं राज शर्मा जी, यानी आप ये मानते हैं कि सरकार बदलने से डिसीजन पलट जाते हैं, डिसीजन चेंज हो जाते हैं, अभियोजन पक्ष की दलीलें चेंज हो जाती है। मानते हैं? देखिए एक और बात, पहली बात तो कानून का मामला था, कानून जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने ये मोटो था कि साध्वी जी को सजा हो जाए। मैं दावे के संग कह रहा हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। ये साध्वी जी को चाहते थे, जिस दिन चार्जशीट लगी उन्होंने सजा सुनाऊंगा, हम लोग बड़े खुश हैं। अरे हमसे ज्यादा कौन झेला होगा? आप लोग चाहते थे साध्वी जी को सजा हो जाए, आप लोग चाहते थे जब साहब ने लिखा कि मैं आप जजमेंट लिखूंगा। ठीक है, राज शर्मा जी का ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग आपसी डिबेट में, आपसी बहस में उलझे रहेंगे। ठीक है, आप खुद ये मानते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद ये मानते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में डिसीजन आ जाते हैं। ठीक है, विवेक जी क्या कहेंगे इस पर? निकम्मे तो पैदा हो गए, तुम तो सनातन धर्म को मारने के चक्कर में घूम रहे हो। राज शर्मा जी ठीक है, आपसी बहस में मत उलझिए। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों जांच एजेंसियां क्यों प्रभावित हो जाती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों जो लोग हैं वो इंसाफ की आस में सालों गुजार देते हैं, लेकिन इंसाफ के नाम पर जीरो डब्बा गुल हो जाता है। विवेक पांडे जी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए हमारे यहाँ मंच पे एक हमारे रिटायर्ड जज साहब भी मौजूद हैं, और इस डिबेट को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाना चाहिए कि क्यों हमारे देश में न्याय व्यवस्था की स्थिति दुर्गति में बदलती जा रही है। उसका कारण यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिनका काम कानून बनाना है, जिनका काम कानूनों में संशोधन करना है, जिनका काम कानूनों की अवधारणा को व्याख्यात करना है, वो कहीं ना कहीं अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंसे हुए हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वाहित नहीं कर रहे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है देखिए कि लॉ इज फॉर पीपल, लॉ पीपल शुड नॉट बी फॉर लॉ।
लोग कानून के लिए नहीं होने चाहिए, कानून लोगों के लिए होना चाहिए। इस जो 2 वाक्यों में एक महीन लकीर का अंतर है, और इस महीन लकीर को अगर आज हमारे पॉलिटिकल दल समझ जाते तो मुझे लगता है भारत की जो उपधारणा है कानून को लेके, न्याय को लेके, वो कुछ और होती। उससे बड़ी बात पे आते हैं। अभी एक वर्ड आप सुनेंगे, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है हमारे यहाँ पे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहूंगा, क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एजम्पशन प्रिजम्पशन 2 चीजें होती हैं, एक होता है बिना प्रमाण का सत्य जिसे माना जाए पूर्वधारणा, और एक होता है अनुमान। लेकिन जब आप ये शब्द क्रिमिनल हिस्ट्री किसी भी व्यक्ति के आचरण पे, कैरेक्टर पे, मर्यादा पे जोड़ दिया जाता है, भले उसके ऊपर एनसीआर दर्ज हो जाए, 151 हो जाए, 716 हो जाए, भले वो दोषी ना हो, लेकिन उसके बाद जो उसका चरित्र, सामाजिक हनन जो होता है, उसकी मान मर्यादा का जो भंगन होता है, उसके साथ उसके आसपास रहने वाले वातावरण में जो उसके प्रति नकारात्मक सृजित की जाती है, मुझे लगता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद में चला जाता है, और उसके कारण जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमारी जो होती है वहां पे फेलियर साबित होती है। मुझे लगता है कि इस वर्ड को क्रिमिनल एलिगेशन में कन्वर्ट होना चाहिए, ना कि क्रिमिनल हिस्ट्री बता करके उस बंदे को लगातार यह एहसास दिलाया जाए कि वो अपराधी है, अपराधी, जबकि अपराध की धारणा भी बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यात है कि जब तक आरोप न्यायपालिका द्वारा सिद्ध नहीं हो जाते हैं, माननीय न्यायाधीश द्वारा सिद्ध नहीं कर दिए जाते हैं, आरोपों को पूरी तरह से फ्रेम नहीं करके उस पर निर्णय नहीं सुना दिया जाता, उसको गुनहगार नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ एक वर्ड है क्रिमिनल हिस्ट्री, और ये कारण है कि यंगस्टर्स हमारे बहुत सारे जेल में जो हैं, उनके भविष्य के बारे में बड़ी बात विवेक पांडे जी आप कह रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठ गया है कि जांच, ये कैसी जांच हुई है कि जांच नहीं हुई, किसी पर आंच ही नहीं आई है, मैं आपको बताऊं, कोई दोषी नहीं है, ये जांच तो फिर आखिर हुआ क्या था? क्या विस्फोट अपने आप हो गया था? ये एक पॉलिटिकल प्ले स्पॉट था। अभी उसका उदाहरण आपने मंच पे देखा, ये पॉलिटिकल प्ले स्पॉट था। कौन, तेरा सबसे बड़ा कि मेरा सबसे बड़ा, मेरा सबसे कमजोर कि तेरा सबसे कमजोर। आप बात कर, मैं छोटा उदाहरण देता हूं, एक हमारे आईपीएस बंदा है संजीव भट्ट, बड़े बड़े एलिगेशन है उस पर, वो भी पूरी तरह पॉलिटिकल फ्रेम्ड है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मैनिपुलेशन चल रहा है उसमें। क्या अगर वो 10 साल के बाद निर्दोष साबित होते हैं, बताइए मुझे। एक हाई प्रोफाइल मामला है, लोगों को संज्ञान याद आ जाता है, इसलिए मैं ये नाम ले रहा हूं कि मान लीजिए कि कल को वो भी निर्दोष साबित होते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या उनकी जिंदगी के जो अहम हिस्से वो गंवा चुके हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल रिफॉर्मेशन और जुडिशरी को पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल के बाहर करना चाहिए, पुलिसिंग को पॉलिटिकल कंट्रोल के बाहर करना चाहिए। और हमारी व्यवस्था भी यही समझकर ही बनाई गई थी कि जुडिशरी जो होगी वो पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनसे बाहर रहेगी, पॉलिटिकल इंपैक्ट ये कभी सोच के नहीं बनाया गया था, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये कभी सोच के नहीं बनाया गया था। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी हमारे देश में चलता है, और उस पुलिस एक्ट का निर्माण किया गया था हमारे देश के आंदोलनों का दमन करने के लिए, हमारे देश के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। लेकिन सोचिए, आजादी के बाद जिन लोगों का दायित्व था, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित है, जिसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी, मुझे लगता है सारे राज्य, एक राज्य केरल को छोड़ के लगभग सारे राज्य उसमें कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं लेनी, क्योंकि जैसे उसको लागू करेंगे पुलिसिंग का कंट्रोल कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाएगा। विकास पांडे जी, बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, आईपीसी को बीएनएस में चेंज कर दिया, लेकिन पुलिस एक्ट में सुधार क्यों नहीं किया गया? 1861 का पुलिस एक्ट आज भी एज इट इज क्यों हम अपने ऊपर थोप कर चल रहे हैं, क्यों नहीं सुधार करते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात कही हमारे एडवोकेट साथी ने। पुलिसिंग एक्ट पे भी एक केरल के राज्य को छोड़ करके सारे राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, और निश्चित तौर पर इस पुलिसिंग एक्ट में भी बड़े पैमाने पर सुधार की गुंजाइश है, और सुधार होनी चाहिए। अदिति जी, जब तक इन सारी चीजों को आप कौन करेगा सुधार? विकास पांडे जी, सुधार कौन करेगा? बिल्कुल, देखिए, जो सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो उस पर सुधार करेंगे और उन्हें ही करना चाहिए। हमारी सरकार है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम उस पर क्या 11 साल कम थे? सुधार करेंगे। क्या 11 साल कम थे सुधार करने के लिए? विकास पांडे जी, इन 11 सालों में बहुत से ऐसे काम किए हैं अदिति जी, मुझे लगता है कि जिनको लेकर के आप ये समझेंगी कि उन 11 साल ठीक है, बहुत से काम किए, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज की अपने नाम, लेकिन पुलिसिंग का क्या? देखिए, पुलिसिंग पे भी मैंने कहा ना कि अकाउंटेबिलिटी हमारी है, क्योंकि हम सरकार में, तो लेकिन सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमारी ये है। क्या फायदा रहेगा आईपीसी को बीएनएस में तब्दील करने का, अगर मामले कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद कोई दोषी करार नहीं पाया जाएगा, सबूतों का अभाव हो जाएगा, क्या फायदा?
नहीं, देखिए महिला अपराधों में अभी देखिए जिस तरीके से बीएनएस पे चेंज हुआ और 6 महीने के अंदर महिला अपराधों में सुनवाई करके सजा दिलाने की बात आई, तो मुझे लगता है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ नीचे जाकर। उपलब्धियां जोरों शोरों से आप गिना रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर पुलिसिंग की हो रही है, बात यहाँ पर जांच एजेंसियों की हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि आखिर मामलों में इंसाफ कैसे मिलेगा, कब वो दिन आएगा जब भारत में कोई घटना घटेगी और मैक्सिमम 1 साल के अंदर उस पर लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। 17 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी को, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। आदित्य जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पुलिसिंग की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और इंसाफ को बात की आपने। आप मालेगांव ब्लास्ट के ही केस को ले लीजिए, एक माइंडसेट बना करके जब सरकार के दबाव में अधिकारी इस तरीके से काम करेंगे और पहले से सरकार ने एक माइंडसेट डेवलप किया और उसके हिसाब से चीजों को उठा करके रख लिया और वही हुआ मालेगांव केस में भी वही हुआ। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन बीते 11 साल से तो आपकी ही सरकार है ना विकास पांडे जी, आपके पास तो भरपूर, आपकी सरकार के पास तो भरपूर मौका था, बहुमत के साथ आपकी सरकार जो है सत्ता में आई, पूरा मौका था कि पुलिस एक्ट को पूरी तरीके से सुधार दिया जाए, क्यों नहीं किया गया? देखिए हर चीज की जा रही है। अब आप ये चाहें कि पुलिसिंग एक्ट को भी आप रातों रात चेंज कर दीजिए, आप बीएनएस में चेंज किया रातों रात चेंज कर दीजिए, हर चीज ठीक है विवेक जी कुछ कह रहे हैं, विकास पांडे जी, विवेक पांडे जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं तो लीगल फ्रेम में बात करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस पर 2006 का मॉडल पुलिस एक्ट बाकायदा गाइडलाइन दी हुई है, जिसमें कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर राज्य सुरक्षा आयोग जैसे सारे विषयों को उसमें समाहित किया गया है। सरकार को बस इतना करना है कि वाकई अगर नियति है तो एक गजट पास करे और कल से पुलिसिंग चेंज मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, वो गजट पास करेंगे, हफ्ते भर में पूरे जिलों में पहुंच जाएगा, एसपी कप्तान को निर्देशित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हो जाएगा और उसके अलावा जो भत्ते हैं, जो सैलरी इंक्रीमेंट है, बहुत सारी चीजें, मतलब ऑल पुलिसिंग को उसमें कवर अप कर दिया गया है, ताकि पुलिस के अंदर जो आंतरिक भ्रष्टाचार जैसे वो फर्जी एफआईआर दर्ज करना या इस तरीके के जो भी प्रावधान है वो सब मापदंड के बाहर जाएंगे। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत होगी राजनीतिक दलों को, क्योंकि पुलिसिंग की वजह से ही उनकी सरकार बनती है। झारखंड में लागू कर दिया आपने, अब जवाब दो विकास पांडे जी। राजस्थान में कांग्रेस ने लागू कर दिया है, इसलिए जिम्मेदारी तो देखिए सारे राजनीतिक दलों की थी, क्योंकि आजादी के बाद लगभग सभी ने राज किया, सभी की सरकार रही और ये 2006 का जजमेंट है प्रकाश जी का। तो मुझे लगता है कि ये अगर चाहते नियति होती तो देखिए पुलिसिंग का कंट्रोल कहीं ना कहीं इनकी सत्ता में बने रहने की मंशा को पूरा करता है। लेकिन जो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं रैंडम चुनौती देता हूं, आज नहीं आप 10 साल पीछे की भी रिपोर्ट निकलवा लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के मैं बता रहा हूं 88% के आसपास की ग्राफ निकल आएंगे। हर थाने के पुलिस अवसाद में है, तनावग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक जो अवस्था है वो अपनी आयु से 25 साल का व्यक्ति कहीं ना कहीं 35 साल की बिल्कुल विवेक पांडे जी, शायद यही वजह है कि हमारी कंट्री में जो कन्विक्शन रेट है वो काफी कम दिखता है। बीडी नकवी जी, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। देखिए ऐसा है कि बहुत अच्छी बात करी हमारे पैनलिस्ट ने, वकील साहब ने जो बात रखी है पुलिस रिफॉर्म की प्रकाश सिंह केस का, वो बिल्कुल मैं उसकी तायीद करता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल लीडर्स इसलिए नहीं चाहते कि अगर पुलिस उनके कंट्रोल में कम हो जाएगी तो उनका रौबदाब जो उनका एक हेलो है, एक लोगों के सामने एक जो तस्वीर है, 7-7 20-30 पुलिस वाले चल रहे हैं। आज क्या है भाई, नेता ही चाहता है कि पूरी पुलिस मेरे साथ चले। आप देखते हैं सर, कोई भी वीआईपी को गुजरता है पुलिस के साथ रास्ता रोक दिया जाता है। मैं तो ये देखता हूँ पहले चीफ मिनिस्टर के लिए होता था, ये तो छोटे मोटे जो नेता है मिनिस्टर उनके लिए हो जाता है। तो जनता परेशान है। पॉइंट ये जनता के बारे में अच्छा सोचने वाला होना चाहिए। और डेमोक्रेसी के लिए मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी के जो ऑर्गन्स हैं, जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो जुडिशरी है, वो पुलिस है और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अपनी सोच को बदलना होगा। हमको उस सोच से बाहर आना होगा, हमको अच्छे समाज के निर्माण करना होगा, हमें एक मजबूत देश बनाना है, एक नए हम युग में शामिल हो रहे हैं। हमें माना जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी की भी सत्ता रही हो, पुलिस रिफॉर्म इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि फिर दबदबा जो है वो कम हो जाएगा। विकास पांडे जी, फाइनल कमेंट दीजिए। क्या ये माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार जो है केंद्र में, वो पुलिस रिफॉर्म लेकर आने वाली है जल्द ही? नहीं, बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हमने किए हैं, तो पुलिसिंग के लिए भी जो विकास पांडे जी सीधा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि क्या पुलिस रिफॉर्म आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे। भविष्य की जो रिक्वायरमेंट्स है उन सबको पूरा किया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा किया जाएगा। कितने सालों में? मालेगांव पर है आदित्य जी,
विकास जी कितने सालों में? इसके लिए कोई टाइमलाइन कोई कैसे तय कर सकता है? आप बताइए, कोई तय कर सकता है क्या? ठीक है, कोई तय कर सकता है? राज्य तय कर सकते हैं, राज्य बहुत कुछ कर सकते हैं। राजस्थान में कल लागू करा देंगे, झारखंड में भी कल लागू, यानी कुल मिलाकर आपने मान लिया है कि हम टाइमलाइन नहीं बता सकते कल लागू कराएंगे, कब राज्य झारखंड और राजस्थान में कल लागू कराएंगे। ठीक है, राज शर्मा जी फाइनल कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड में। ठीक है विकास पांडे जी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता ये जानना चाहती है कि 2014 के बाद 11.5 साल तक साध्वी प्रज्ञा जी के संग ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। उनको ठीक है राज शर्मा जी 14 से पहले की बात भी कर लेते हैं। 14 से पहले भी तो पुलिस रिफॉर्म किए जा सकते थे ना, वहाँ पे हुआ, क्यों नहीं किए गए? मोटरसाइकिल पकड़ी नहीं, 14 से पहले पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं किए गए? अभी XYZ किसी बात पर चर्चा नहीं होगी। नहीं, फाइनल कमेंट दीजिए, 14 से पहले क्यों नहीं किए गए पुलिस रिफॉर्म? डर था क्या आपको भी? और उससे भी बड़ी बात समझिए, आज इनकी दोहरी नीति की वजह से जो रियल अपराधी हैं, जो वास्तविक अपराधी हैं, वो पता नहीं कहां गुम हो गए। ठीक है राज शर्मा जी, विकास पांडे जी बना करके केवल आरएसएस को डिफेम करने के लिए फाइनल कमेंट विकास पांडे जी। रची कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है राज शर्मा जी, विकास पांडे जी, ठीक है, ये सनातन हाँ। धर्म के लिए राक्षस है। ठीक है। आप तो बने बनाए राक्षस। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, फाइनल कमेंट चूंकि आपने आप कहा है, सनातन धर्म के लिए राक्षस। ठीक है राज शर्मा जी, विकास पांडे जी बात रखने दीजिए अब विवेक पांडे जी को। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चरल वे में अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिसिंग हो, सब मैनेज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास दो ऐसे एक्सपीरियंस IPS हैं जो कि इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। उनको क्यों नहीं आप होम डिपार्टमेंट का हेड बना देते कि वो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं पुलिसिंग से लेकर सोशल पुलिसिंग तक बहुत काम आएगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, आज एक बलिया का प्रकरण देखिए आप, किस तरह से बलिया पुलिस के जवान लाठियों से महिलाओं को पीट रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि हाँ, जहां पे एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हीं के आदेशों को तार तार करते हुए इस तरह के दृश्य सामने लाती है, जिससे कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि धूमिल होती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए उत्तर प्रदेश को, ऐसी तस्वीरों के कारण उत्तर प्रदेश को बीमार प्रदेश कहा जाता है, मानसिक रूप से विकलांग कहा जाता है। ये आप जाइए दूसरे राज्यों में आपको सुनने मिलेगा। महाराष्ट्र में जो भाषा संवाद की बात होती है ना, ऐसे ही दृश्य के कारण एक मनोविज्ञान तैयार हो जाता है चित्र। और बहुत अंतिम बात मैं अपनी रखूंगा, बहुत अंतिम बात रखूंगा, मालेगांव ब्लास्ट का उदाहरण पूरे देश के सामने है, मालेगांव का जजमेंट सब पूरे देश के सामने है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन BNS के प्रावधान, चाहे IPC के प्रावधान सफल तब तक नहीं होंगे जब तक आप पुलिसिंग का स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस इन्फॉर्म बेहद आवश्यक है। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, क्या संपर्क हो पा रहा है? फिलहाल वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से संपर्क टूट गया हमारा। आप सभी अतिथियों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट का फैसला NIA की विशेष अदालत ने सुनाया और इस दौरान सभी 7 आरोपियों को, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल है, बाइज्जत बरी कर दिया गया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया और यह फैसला एक बार फिर जांच एजेंसियों पर बड़े सवाल या निशान खड़ा करता नजर आया, जहां पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा कि सबूतों के अभाव में जो आरोपी हैं उनको बरी किया जाता है, क्योंकि ये साबित करने में जांच एजेंसियां विफल रही कि इनके तार कहीं से भी आतंकवादी हमले में या ब्लास्ट में जुड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।